आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाज़रीन, करियर से मुतालिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं और हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि बोर्ड के एग्जाम जो है वो बच्चों के चल रहे हैं और ऐसे में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर मैं एक छोटी सी चीज आपसे कहूँ, छोटी बात है कहने के लिए लेकिन बहुत बड़ी बच्चों के लिए, कि क्या टिप्स है बच्चों के लिए जो आगे के एग्जाम उनके हैं जो रह गए हैं, उसकी वो तैयारी कैसे करें? देखिए, इसमें जो सबसे अहम होता है, हम जनरली बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम हैं, आपने जो पूरे साल पढ़ाई की है या जो पिछले 2 सालों में पढ़ाई की है, आपने जो तैयारी की है वो हो चुकी जी। अब आपको ये ध्यान करना है कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई की है वो तकरीबन, अब आप नई कोई पढ़ाई ना करें। आप कोशिश ये करें कि जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, जो आपका क्लियर है, उसको रिवाइज़ करें। क्योंकि अगर आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है, या कहीं आपके पास ज़्यादा गैप होता है, जब 5 या 6 दिन होते हैं, तो ठीक है, आप कुछ प्लान कर सकते हैं एडिशनल, कोई आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने के। लेकिन अब आपको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, उन चीज़ों का रिवीजन करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके वीक एरियाज़ हो सकते हैं। और वैसे तो आपको सभी चीज़ें रिवाइज करनी है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें जिन चीज़ों में आपको लगता है कि आप गलती कर देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी जी। और जैसे कि आप बता रहे थे कि रिवीजन की ज़रूरत है, कुछ नया स्टार्ट ना करें। इसके बाद का जो कदम है प्रोफेसर साहब, वो बच्चों के ये जो 12th में है उनके लिए ये है कि बेहतर कॉलेज क्या वो ऐसा चूज़ करे जिससे जॉब वो है बहुत जल्दी मिले, क्योंकि जॉब्स की ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन ये कहा जाता है कि अच्छे कोर्सेज की कमी है। तो बच्चे जो हैं वो कैसे ऐसे कोर्स चुने जो जॉब जो है वो ईजिली उनको मिल सके? देखिए, सबसे अहम हो जाता है कि जॉब पे फोकस हमारा ना हो, हमारा फोकस करियर पे हो कि हम किस करियर में जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। जॉब सेकेंडरी होती है। आप जॉब्स डिपेंड भी करता है जब आप अच्छा कोर्स एक तरह से चूज़ करते हैं, अपने इंटरेस्ट का कोर्स करते हैं, क्योंकि इतनी जॉब्स हमेशा रहती हैं मार्केट में जो एक अच्छे कोर्स या अच्छे लोगों के लिए होती हैं। यानी कि सबके, जब भी आप देखते हैं तो जॉब सबको नहीं मिल पाती जी सर, लेकिन उन लोगों को ज़रूर मिल जाती है जो किसी लेवल पे होते हैं। तो इसका ज़रूर ख़ास ख्याल रखें कि आपके जो भी ख़ास तौर से जो जिस तरह का भी आपका करियर, आप करियर बनाना चाहते हैं, करियर में जाना चाहते हैं, उस तरह की जॉब, उस तरह के कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन इस वक्त में सबसे अहम ये बात है कि ये सही वक्त नहीं है इस चीज़ को चुनने का कि किस कोर्स में जाएं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर से एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। ये जिम्मेदारी हो जाती है हमारे पेरेंट्स की। अगर हमारे पेरेंट्स इसको जिम्मेदारी को लें, क्योंकि जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे या बड़े भाई बहन जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जो कोर्स सेलेक्ट करना है उसको, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर अभी अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसे अभी फॉर्म्स आए हुए थे, उसके अलावा जामिया मिलिया के फॉर्म्स अभी आए हुए हैं, इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म, तो इस तरह से और यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स अभी आ रहे हैं या आ चुके हैं, या अभी कुछ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लेट अपना अनाउंस करती हैं, तब टाइम होता है कि आप अपना एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स अभी आए हुए हैं, तकरीबन 200 कोर्सेज़ जामिया मिलिया इस्लामिया ऑफ़र करता है, और आप देखेंगे तो तकरीबन हर एरिया में जामिया के में कोर्सेज़ हैं, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आपके पास फ़ीस को अगर आप देखें तो बिल्कुल मिनिमम मतलब फ़ी है वहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया को। तो इस वक्त बच्चा अपना एग्ज़ाम देगा या फॉर्म भरेगा, ये बड़ा मसला होता है। तो इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस वक्त पेरेंट्स को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए किसके फॉर्म्स आए हुए हैं, और ज़्यादातर अब फॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं, इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म्स को ज़रूर भरें, और ध्यान रखें फॉर्म्स को भरते वक्त कि अगर आप फॉर्म्स में कोई कैटेगरी है उस कैटेगरी को प्रॉपरली भरें, या कोई आपको जो मार्क्स उसमें सबमिट करने, क्योंकि इसमें एडिट करने का चांस मिलता है आपको, करेक्शन करने का, लेकिन उसकी भी एक विंडो, छोटी सी विंडो होती है। जैसे मिसाल के तौर पे 25 मार्च जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स की लास्ट डेट है, उसमें 26 से लेके और 3-4 दिन आपको मिलेंगे कि आप अपने कोई करेक्शन करना अगर आपसे गलती हो गई है तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी पेरेंट्स और बड़े भाई बहन जो घर में, अगर छोटा भाई है कोई 12th क्लास में,
या बहन है तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें। आप ये देखें कि कहाँ उनके फॉर्म्स आए हुए हैं। आजकल बहुत सारी आपको चीज़ें गूगल पे मिल सकती हैं, आप अपने अलर्ट्स लगा सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशंस रहते हैं, आप वो लगा सकते हैं, वो आपको आसानी देंगे इस चीज़ के। तो बच्चे को फ्री रखें, बच्चे को ज़्यादातर बच्चे जहन बनाए होते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे जो हमारे पीसीएम वगैरह के बच्चे, उन्हें पता है कि उन्हें जेई देना है, तो जेई का जैसे अभी अप्रैल का एग्ज़ाम होना है उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी बच्चों को जनरली मतलब पेरेंट्स को टेकअप करना। जी बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जामिया में नर्सरी के फॉर्म आ गए हैं जी, ये मालूम करना था कि क्या ये ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है उसका, या डॉक्टर से मालूम करके बता दीजिए। जी। JMI जो हमारा JMI COE.in करके जो वेबसाइट है, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक वेबसाइट है JMI.AC.in, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म आपको वो सबमिट करना होगा जामिया मिल्लिया में। इसको जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप उसको उस नोटिफिकेशन को, जो भी उसका नोटिस है वो जामिया की वेबसाइट पे है। उसमें आपको सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। उसका प्रोस्पेक्टस आप ले सकते हैं, उसमें और मज़ीद डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फॉर्म्स आए हुए हैं और मुझे लगता है आपको उसमें वक्त बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इंतज़ार ना करें कि उसकी आखिरी तारीख क्या है, और आप उसको डिटेल्स देख के और उसको अप्लाई करें। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा अगर बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है या कोई अच्छा कॉलेज चुनना है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी आ जाता है कि अगर बच्चों से पेरेंट्स बात करते हैं और जो उनका इंटरेस्ट एरिया है वहाँ से अलग जाकर अगर पेरेंट्स कुछ करते हैं, तो क्या जो फॉर्म्स हम फिल करते हैं उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम किसी और कॉलेज की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स का अपना एक ज़रूर ज़्यादातर ये देखा गया है कि पेरेंट्स की एक अपनी मर्ज़ी होती है जो चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है वो ये लगती है कि अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा बेटा वो या मेरी बेटी वो बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत ये होती है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं और बहुत बार बच्चे माँ बाप की ख्वाहिश को समझ लेते हैं जी, बगैर कहे, जबकि वो पेरेंट्स यही कहते हैं आप जो चाहें वो करें, लेकिन बच्चे सिर्फ उसमें कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, तो वो उस तरफ सिर्फ उनकी मर्जी नहीं होती, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस बात को जरूर समझना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है जी, और बच्चे को भी समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज बेहतर है जी। और कॉलर हमारे साथ इस बीच रिहान साहब जुड़ गए। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल बताइए। मेरा बच्चा BSc नर्सिंग करता है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में जी। ठीक है, वो उसका अभी 1 साल बाकी है जी। उसके बाद वो क्या कर सकता है, और मेरे पास ऐसी कोई आमदनी नहीं है जिससे मैं उसकी आगे पढ़ाई जारी रख सकूं जी। वो उसको स्कॉलरशिप मिल रही है अभी। ठीक जी। देखिए, BSc नर्सिंग एक अपने आप में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। मेरा मशवरा ये है कि बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इमीडिएट जॉब में आए, तो BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद उसे जॉब में भेजिए। और हिंदुस्तान में भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, ख़ासतौर से अगर आप नर्सिंग कोर्स के हिसाब से देखें। उसके अलावा हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत ज़रूरत है, तो दोनों चीज़ों का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को प्रैक्टिस में डालना चाहते हैं, जॉब में डालना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल से ये अगर BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट एक कोर्स है, उसके इमीडिएटली बाद जॉब में जाना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ ने B.Ed किया हुआ है और M.Com भी किया हुआ है जी, तो क्या उसको PGT की जॉब के अप्लाई करने के लिए CTET क्लियर करना पड़ेगा क्या? जी अच्छा, हम देखिए, CTET क्वालिफाई करने के लिए जहाँ पर जो भी CTET के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको CTET आप देते हैं, उसमें आपको CTET क्वालिफाई करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या हमारी ख़ासतौर से केंद्रीय विद्यालय में CTET की रिक्वायरमेंट होती है, या जो ये भी डिपेंड करता है बहुत सारी गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ होती हैं जहाँ पर वैकेंसी होती है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ज़्यादातर केस में, मेजॉरिटी केसेस में CTET की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि CTET के बगैर शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो अलाउ करती है कि हाँ वो ले सकते हैं।
जी। और प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी है कि जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग माइंड रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऐसे में जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्योंकि हमने खुद बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन वो बहुत घुमा फिरा के दिए हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको ये चीज़ समझ नहीं आती, या आपकी तरफ से कोई ऐसी टिप्स जो बच्चे उसको इजी वे में समझ सके? देखिए, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं बच्चे, तो एक तो ये कोशिश ना करें कि जनरली कुछ बच्चे गलती करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप ना पढ़ें, उसमें एक तो वक्त भी लगता है और आपके अंदर घबराहट बढ़ जाती है, मुझे इतना आता है, मुझे इतना नहीं आता। आप जो आपको आता है वो आप अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता उसको आप छोड़ते चलिए। लेकिन आप क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं, आंसर के जो नंबर्स हैं, वो बहुत प्रॉपरली लिखते जाएं। उसके बाद जब आप लास्ट तक पहुंच जाएं और लास्ट कंप्लीट हो जाए, फिर वापस आइए, जो आपका छूट गया उसको फिर दोबारा से पढ़िए। क्योंकि देखिए, आपके पास फिर वक्त होता है और आपको, जैसे आपने कहा कि आपका सवाल का सॉल्यूशन आता है, लेकिन आप सवाल समझ नहीं पाए। घुमा फिराने का मतलब यही होता है कि आप सवाल को नहीं समझे। लेकिन जब आप सवाल को सुकून से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ आता है तो आप कोशिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कोई न्यूमेरिकल सवाल है। बहुत बार थियोरेटिकल सवाल भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो रिलेटेड अगर कोई चीज़ आती है तो उससे शुरू करिए। जब आप शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी, कोई ऐसा सिरा मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसको सॉल्व पूरा कर देते हैं, और अगर पूरा नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं और कुछ स्टेप्स भी सॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलने में आपको आसानी भी होगी और फायदा होगा। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मैं अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ JNK से। जी, सवाल बताइए अब्दुल साहब। मेरी बेटी ने BSc नर्सिंग की है जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज लेनी चाहिए, कैसा स्कोप होगा इसका? जी देखिए, BSc नर्सिंग के बाद मैं सजेस्ट ये करूँगा बच्चे के लिए कि MSc नर्सिंग करें। MSc नर्सिंग करके टीचिंग प्रोफेशन में आए। टीचिंग प्रोफेशन के साथ प्रैक्टिस भी रहती है। आप किसी न किसी नर्सिंग या किसी जो भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं, मेडिकल या आपका जो भी कॉलेज होता है नर्सिंग कॉलेज के साथ काम करते हैं। एक अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग में ख़ासतौर से। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी चाहिए, MSc नर्सिंग करें, और PhD अगर मौका लगे तो PhD भी करें। वैसे MSc नर्सिंग करके भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप टीचिंग में जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो मैम। जी, सवाल बताइए। जी जो मेरे अभी कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है। जी, पूछिए। घर वाले बोल रहे हैं कि मैं अभी प्रिपेयर कर रहा था 12th के बाद, एक तो नीट के लिए और साइड बाय साइड JEE के लिए भी। जी। तो मेरी मम्मा जो वो बोल रही थी कि नीट पे ज्यादा ध्यान दो और आगे जाके आप MBBS करो। लेकिन मेरा जो खुद का ज्यादा शौक था, वो मेरा इंटरेस्ट था ज्यादा इंजीनियरिंग में। जी। और जब भी मेरे को सीट भी निकली थी NIT श्रीनगर में, जैन में जो पिछले साल भी दिया था, इस साल भी दोनों साल में सीट निकल रही है। घर वालों को बोल रहा हूँ लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे नहीं, नीट में ज्यादा ध्यान दो, आप इंजीनियरिंग की तरफ मत जाओ। लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग में है। जी। तो अभी मैं इस उलझन में फंस गया हूँ कि मैं क्या करूँ। बेहतर ऑप्शन क्या है? अच्छा, ये बताइए, आपका नीट का पिछली बार एग्जाम दिया था आपने? जी, पिछले साल भी दिया था। पिछले साल अराउंड 20-30 मार्क्स रह गए थे। 20-30 मार्क्स रह गए थे। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कन्फ्यूजन में या क्या इस पेशोपेश में मुब्तला हैं, हमारे पेरेंट्स और मैं। लेकिन एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, हम आपका नाम नहीं पूछ पाए, कि बेटा आपने अगर 20 और 30 मार्क्स से अगर आपका नीट रह गया तो आपको शायद नीट की तरफ जाना चाहिए। आपके घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि आपका दिल ये चाहता है या आपका इंटरेस्ट जो है इंजीनियरिंग में है, तो एक बार ज़रूर किसी से ये समझ लें कि वो जो आप चाहते हैं इंजीनियरिंग में क्या करना चाहते हैं। इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और वजह से आप चाहते हो इंजीनियरिंग करना। ये वजह समझ लीजिए कि आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं। अगर आप इस लायक हैं और आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं तो ये अच्छा प्रोफेशन है और एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन होता है और आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर समझ लीजिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वजह क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, कौन से इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनने के बाद क्या करना चाहते हैं, कौन सा ऐसी वजह है जो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा करती है। इस बात को समझने के बाद
फिर कोशिश करें, और आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है तो 1 या 2 दिन में बेहतर यह है कि किसी प्रोफेशनल काउंसलर के साथ ज़रूर बात करें। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब लगातार कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी मैडम जी, अपना सवाल बताइए। जी मेरा बेटा है ना, उसने एमएससी किया मैथ में। जी आगे क्या करेगा, आगे बताइए आप क्या करेगा। एमएससी मैथ्स कंप्लीट हो गया? सोचता है हाँ, मैथमेटिक्स में मैं एमएससी कंप्लीट हो गया। ठीक जी। देखिए मैथ्स एक ऐसा खासतौर से एमएससी मैथ्स जब आप कर लेते हैं तो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपसे होती है। मैं जनरली यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, आपको मैथ्स अच्छा आता है तो नथिंग लाइक दैट, उससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं होता। आपको पीएचडी करना चाहिए और आजकल अच्छे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। दूसरा यह है कि आप स्कूल टीचिंग में भी जा सकते हैं। आप किसी ऐसे, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरत होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने होने हैं जिसमें मैथमेटिक्स बहुत चाहिए होता है। इस तरह के अगर किसी भी प्रोफेशन में आते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे को एक सेटिस्फेक्शन भी होगा और एक बहुत ही अच्छा एक नोबल कैरियर भी बनता है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट हाउस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के उसमें भी बहुत सारे रास्ते हैं। फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके बेटे को पीएचडी करना चाहिए और मैथ्स में रहना चाहिए टीचिंग फील्ड में। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर से ये क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मैं इस टाइम पे बीटेक सिविल किया हुआ है। जी। तो बीटेक सिविल किया हुआ, अभी मैं 4-5 साल से अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में एज एन जूनियर इंजीनियर काम कर रहा था। जी ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने छोड़ दिया है। तो अभी मेरे पास प्राइवेट सेक्टर के भी ऑप्शन बहुत सारे आ रहे थे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाऊं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए। सर से ये क्वेश्चन पूछना। आपकी एज कितनी है अभी? मेरी 27 है। 27? जी 27 ईयर। ठीक। देखिए आपने जो बताया कि आपको प्राइवेट के ऑफर्स हैं और आपने जॉब छोड़ दिया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे तो बहुत बार हम जॉब 2-3 वजह से छोड़ते हैं, लोकेशन, सैलरी, ग्रोथ, ये सब रीजंस होते हैं छोड़ने के। आपका रीज़न क्या है ये आपसे हम बात नहीं कर पाए इस बारे में। लेकिन इस बार सबसे अहम ये होता है कि अगर आपकी एस्पिरेशन किस तरह की है। आप गवर्नमेंट जॉब का जहाँ तक सवाल है तो हम जनरली देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी स्क्वीज़ हुई हैं, कम हुई हैं। उसके अलावा जो टाइम लगता है वो काफ़ी एक तक, अगर आप अभी आज इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं या किसी सिविल इंजीनियरिंग में आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, 1 साल लग जाता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर भी होता है। अगर आपको लगता है कि वो आप रिस्क किस लेवल पे ले सकते हैं, आपके पास कितना वक्त है, एज अभी ऐसा नहीं है कि आपकी निकल गई, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे अपने हालात देखते हुए फैसला लेना चाहिए। और मेरी राय तो यही है कि अगर आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं ऑफ़र हो रही है प्राइवेट सेक्टर में तो आप जो है फिर गवर्नमेंट की तैयारी करें या करते रहें। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप जॉब करते हुए तैयारी करें, कोई भी कर रहे हैं तो। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है और ऐसे में एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे आर्ट साइड से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है? उनके पेरेंट्स को एक बार हम बताते चलते हैं क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आर्ट साइड वाले कि वो किस। देखिए हम ये बताना चाहेंगे कि आर्ट साइड के जो बच्चे हों उनको ज़रूर इस बात समझनी चाहिए कि ख़ासतौर से जो भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस मिसाल के तौर पे मैं जामिया मिल्लिया के ताल्लुक़ से बता दूं कि जिनके फॉर्म्स आए हुए हैं, जैसे एक होटल इंडस्ट्री जो है आपकी, ख़ासतौर से बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये बहुत एक अपकमिंग एरिया है, आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फाइन आर्ट्स है, आपके पास लॉ है, आपके पास जर्नलिज्म है, आपके पास मास मीडिया है, आपके पास जनरल आपके सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। इसके अलावा लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि जैसे जामिया में एक टर्किश लैंग्वेजेस का एक बैचलर्स प्रोग्राम है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एडवांस इंटेंसिव डिप्लोमाज भी हैं, चाइनीज़ और बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। हम अपने नाज़रीन से कहना चाहेंगे जिनका कॉल हम इस हफ्ते नहीं ले सके वो सेम टाइम सेम डे हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे तमाम कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 18 उर्दू। खुदा हाफिज।